हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ACCA FA का, यानी कि F3 का। और चैप्टर नंबर 1 और 2 करा चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, हल्का सा बड़ा चैप्टर आप इसको कह सकते हो। बाकी स्टार्टिंग में तो बहुत इजी थी, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे जाके थोड़ा सेल्स टैक्स, वेरिएबल कंसिडरेशन, ये थोड़ा सा आगे का मीडियोकर लेवल चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर को। हमारा जो चैप्टर है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, तो देखो, अब कभी कभी भी कोई ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए आपको आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो पैसा दे रहा है, तो क्या करोगे आप? कैश को डेबिट कर दोगे, बेसिक चीज़। और आपका जो डेटर है उसको क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि पहले लेना होगा तो आप क्या करते हो, डेटर को। फिर या तो सेल्स वगैरह करी होती है तो सेल्स को क्रेडिट कर देते हो। ये सब आपकी ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें। और अगर हम वन शॉट कर रहे हैं तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये सब आपको चीज़ें पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी एक ट्रांजेक्शन होगी, वही जैसे कि अगर डेटर आपको पे कर रहा है तो आप ये ट्रांजेक्शन करोगे। डेटर है ये, तो ये जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश को डेबिट कर रहे हो, डेटर को क्रेडिट कर रहे हो, या फिर यहाँ पे डेटर को डेबिट कर रहे हो, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर रहे हो। तो ये सब जो है वो ये तो है जर्नल, ठीक है। ये आ गई हमारी स्टेज 1 की। और ट्रांजेक्शन वही कि हमने कैश पे किया है या फिर कैश हमें आया है, ये सब चीज़ें, ये सब आप जर्नल कर रहे हो। उसके बाद इसको लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करोगे। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़े हैं लेजर्स कैसे बनाते हैं। टी टाइप अकाउंट होता है, क्या है, जैसे मान लो मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, तो कैश मेरा बढ़ेगा तो मैं डेबिट बढ़ाता रहूँगा, कम होगा तो क्रेडिट कम करता रहूँगा, ठीक है। क्रेडिट कम करूँगा, क्रेडिट बढ़ाऊँगा, डिपेंड करता है मेरी ट्रांज़ैक्शन क्या है। उसके बाद वही चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मान लो ये कैश और डेटर की जो मैंने एंट्री करी थी, मेरे पास कैश आ रहा है और डेटर जो है वो मेरे कम हो रहे हैं। तो ये जैसे मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बन गई मेरी। बैलेंस शीट पे मेरे एसेट्स में आते हैं ना ये सब डेटर वगैरह, कैश वगैरह। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा के दिखा दूँगा और जो कम हो रहा है वो उसको कम करके दिखा दूँगा। कंपनी की जो मेन बाकी है वो ऐसी बनती है, एसेट्स यहाँ पे आएँगे, फिर लायबिलिटीज़ वगैरह आएँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये सब हमारी स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग है। जनरल लेजर और ये रिसीवेबल, सेल्स, पेबल और परचेज, ये सब लेजर्स की बात करें तो जनरल लेजर वो होती है कि कोई भी लेजर वेजर बना दो वो जनरल लेजर है भाई। देखो, कैश की लेजर बना दी, जनरल लेजर के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, अकाउंट दीसर लेजर, अकाउंट विच समराइजर। देखो, अगर मैं एक रिसीवेबल का लेजर बना रहा हूँ, लेजर मतलब ये जो आप टी शेप अकाउंट बना रहे हो, तो मैंने ये रिसीवेबल का बना दिया। अब इसके अंदर रिसीवेबल मेरे बढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ से, क्योंकि रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, ओके। तो अगर बढ़ेगा तो मेरे बढ़िया चीज़ है, मैं डेबिट में बढ़ा के दिखा दूँगा। क्रेडिट होगा तो वो या मैं कम करके दिखा दूँगा, जैसे भी ट्रांजेक्शन होगी। और यहाँ पे बता रहा है कि रिसीवेबल, सेल्स और पेबल परचेज के लेजर्स देखे, तो यहाँ पे देखो ये जनरल लेजर के अंदर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, अकाउंट दीसर लेजर, अकाउंट विच समराइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा से मान लो यहाँ पे रिसीवेबल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा 50,000। ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है या फिर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी साइज़, लोकेशन, मतलब जो भी कंपनी का है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि 50,000 उनके लिए बड़ा अमाउंट है या फिर नहीं। तो ये सब जनरल लेजर में आ जाएगा। वहीं पे अगर इनका पर्टिकुलर देखना पड़े, स्पेसिफिक देखना पड़े, तो सब्सिडरी और मेमोरेंडम लेजर्स विच रिकॉर्ड डिटेल ट्रांजेक्शन एंड अलाउ स्टाफ टू, मतलब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा रिसीवेबल 50,000 का, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे 50,000 को टुकड़ों में बांटा है। जैसे मेरे को ए से लेने हैं 20,000 रुपये, बी से लेने हैं 10,000 रुपये, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आएंगी, फिर परचेजेस का पेबल्स का अलग होता है और हमारा रिसीवेबल सेल्स का अलग हो जाता है। मतलब हम इसको बहुत ब्रीफ में दिखाएंगे कि हाँ, हमने इससे इतने पैसे लेने थे, इससे इतने पैसे लेने थे। यहाँ पे सीधा दिखाएंगे 50,000 लेने थे तो 50,000 ही दिखा दिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो ये जर्नल्स की बात करते हैं। परचेजेस जो है इसमें ट्रांजेक्शन कौन कौन सी डील करता है परचेजेस का जर्नल जो है वो, इनवॉइसेस फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज फ्रॉम सप्लायर्स ऑन क्रेडिट। अगर आप किसी क्रेडिटर से जो है कोई भी सामान खरीद रहे हो, ये नहीं, देखो मान लो आप, मैंने किसी से सामान खरीदा, मेरी कंपनी, और उसको मैंने पूरा पेमेंट नहीं दिया, उसको कहा कि चलो बाद में देंगे, तो क्रेडिट पे मैं सामान खरीदा तो वो परचेज के अंदर वो वाली ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। सेल्स में भाई, अगर मैं उल्टा केस, अगर यहाँ पे मैं खरीद रहा था, यहाँ पे किसी को बेच रहा हूँ, वो वाली चीज़ आ जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट वर्ड याद रखना, सेल्स तभी करूँगा जब क्रेडिट वर्ड हो रही है। कैश में भी कर सकते हैं और अपना क्रेडिट में भी कर सकते हैं। तो सेल्स वाले लेजर में वो सब जाएगा जो कि मैं क्रेडिट पे कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं कैश पे कर रहा हूँ ना सेल्स, तो वो तो मेरा कैश अकाउंट में जाना चाहिए। अब मैं क्रेडिट पे कर रहा हूँ तो इसलिए वो मेरा सेल्स वाले जर्नल में जाएगा। परचेज रिटर्न, जो मैंने परचेज किया था, अगर वो कुछ मेरे को रिटर्न वगैरह करना हो तो वो मैं परचेज रिटर्न में डाल दूंगा, ठीक है। और सेल्स रिटर्न, वही सेल्स का उल्टा, अगर मैंने जो सेल करी है और सामने वाले को पसंद नहीं आया तो मेरे को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बता रखी हैं, बेसिक बेसिक से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे बता रखे हैं कि क्या चीज़ आएगी तो डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, और अकाउंट पेबल और रिसीवेबल लेजर में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको बेसिक एंट्रीज पता है तो आप ये सब पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो द रिसीवेबल एंड पेबल्स अकाउंट इन जनरल लेजर शोज द टोटल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेज। वही मैंने जैसे आपको बताया कि जो जनरल लेजर्स वगैरह होते हैं उसमें तो सीधा अमाउंट दे देंगे, लेकिन जो मेन, हम अगर रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, जैसे मान लो मैंने रिसीवेबल का अकाउंट बना दिया, ये जनरल वाला नहीं है, ठीक है, पूरा। अब मैं स्पेसिफिक दिखाऊंगा, अच्छा मेरे को ए से 50,000 रुपये लेने थे, बी से 10,000 रुपये लेने थे, ऐसा चीज़, ठीक है। और इसी के बाद एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिखा दिया एज एन एग्जांपल, इफ दिस अप्रोच वर अडॉप्टेड बाय बिजनेस, द एंट्रीज फॉर परचेज विल बी एज फॉलो, द अमेंडेड एंट्रीज आर शोन इन बोल्ड, ठीक है।
देखो जैसे परचेज़ का हो गया तो क्या करेंगे, इनवॉइसेस फॉर गुड्स और रिसीव परचेज़ फ्रॉम सप्लायर्स ऑन क्रेडिट, ये सब हमने पढ़ा है। और ये देखो ये ऊपर वाले आपको बता दिया है, देखो यहाँ पे ऊपर वाले मेरे ख्याल से मिसप्रिंट कर दिया है, ये देखो तो यहाँ पे परचेजेस वाला था, ये सेम चीज़ जो है वो यहाँ नीचे भी दिखा दी है। तो वही है, अब यहाँ पे क्रेडिट बता रहा है कि देखो ट्रेड पेबल हो रहा है और ये क्या जाएगा पेबल लेजर्स के अकाउंट में। ओके, यहाँ पे देखो आपको इसको एक्सप्लेनेशन दे रखी थी कि ये सब कहाँ जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट पे जा रहा है और यहाँ पर जो है आपका सेकेंड, यहाँ पर जो है वो आपका पेबल लेजर अकाउंट में जा रहा है। तो पेबल लेजर अकाउंट एक पर्टिकुलर है जहाँ पे आपको पूरा बताएगा कि इस बंदे को इतना पैसा देना था, इससे इतना पैसा लेना था, लेकिन जो जनरल लेजर होगा उसमें सीधा अमाउंट दे देगा। उसके बाद अगर हम बात करें पेटी कैश रिकॉर्ड की, पेटी कैश रिकॉर्ड जो है, जो पेटी कैश रिकॉर्ड एक तरह से ऐसे मान लो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, या फिर मान लो आपकी कंपनी में कोई भी मान लो चाय पीने आ गया, ठीक है, कोई मतलब बड़ा आदमी आ गया तो आप उसको चाय वाय का पूछ लिया, मतलब ज़रूरी नहीं है चाय वाय का, वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी कोई भी छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं जिनका बहुत कम कम अमाउंट रहता है, तो वो सब हम पेटी कैश के रूप में मानते हैं, जिनका बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे पेटी कैश सिस्टम है डिजाइन टू डील विद सन्डी स्मॉल पेमेंट, देख रहे हो, स्मॉल पेमेंट्स इन कैश। एग्जाम्पल परचेजिंग बिस्किट, वही बिस्कुट खरीद लिया, बाइंग स्टेशनरी, और जैसे आपको कभी स्टेपलर चाहिए होता है, फेविकॉल चाहिए होती है, ये सब चीज़ें छोटे छोटे मोटे खर्चे हैं, या फिर ट्रेवल वेवल कर रहे हो एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस लग गए, ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं, तो इसके लिए पेटी कैश रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसको पोस्ट टू द पेटी कैश लेजर अकाउंट इन द जनरल लेजर। ये देखो जैसे जनरल लेजर बनाते हैं वैसे ही आपको मान लो ये पेटी कैश का मेरा लेजर बना दिया मैंने, और इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पैसा आएगा तो ठीक है। मान लो इसके अंदर जो है ना पैसे पर्टिकुलर, ये इम्प्रेस सिस्टम का ये मतलब हो गया कि जैसे आप मान लो मैंने एक डिसाइड कर रखा है कि आज मेरे को $200 जो है मेरे पेटी कैश में रहने चाहिए। अब मान लो मैंने अपनी कंपनी के लिए स्टेशनरी का सामान ले लेता हूँ $50 का, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चाय बिस्किट्स या फिर कोई भी अलग अलग मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो सब चीज़ें खरीद के वो $100 लग गए, तो मैंने 150 जो है अपने पेटी कैश में से कम कर दी, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे से 200, मैंने 150 जो है वो खर्च कर दिया। अब देखो मेरे पास $50 बच रहे हैं, $50, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इम्प्रेस सिस्टम में, जो $50 का बच रहे हैं, $150 मैं और डाल दूंगा, जिससे क्या होगा वापस से मेरा 200 पे अमाउंट आ जाएगा जो स्टार्टिंग में था। यही सब सिस्टम चलता रहता है ताकि जितने मैंने पहले अमाउंट जो उसको पर्टिकुलरली रख रखा है वही वापस से सेम हो जाए। जैसे मेरे पास लास्ट में $50 बच रहे थे, मैंने $150 और डाल दिए पेटी कैश के अंदर, अब वापस से कितने बच गए, $200। यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम में इस्टेब्लिश अ फ्लोट ऑफ अ सेट ऑफ अमाउंट, डेबिट पेटी कैश क्रेडिट बैंक। वही अगर आपके पास कैश आता है पेटी कैश, जैसे कि मैंने पैसा डाला तो पेटी कैश बढ़ेगा और बैंक अपना ही कम हो रहा है। रिकॉर्ड पेमेंट फ्रॉम पेटी कैश रिकॉर्ड, जो भी पेटी कैश की होगी वो पेटी कैश रिकॉर्ड में जो है उसकी पेमेंट वगैरह दिखाते हैं हम लोग। और टोटल द पेटी कैश रिकॉर्ड द पोस्ट द पेमेंट, वही जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। बाकी जितना भी आपने कैश निकाला, जो बाकी बच रहा है आप वापस से उतना पैसा डाल दो जो भी डेफिशिएंसी आ रही है। ओके, इसके बाद हम अगर हम बात करें तो रिसीप्ट इन टू द बैंक अकाउंट में अगर कोई भी रिसीप्ट वगैरह आ रही है, ये देख रहे हो, ये आपका पूरा लेजर डिटेल लेजर रेफरेंस बैंक, या फिर रिसीवेबल लेजर, कैश सेल्स एंड इनकम, ये सब चीज़ें आपको बता रखी हैं। पेटी कैश जैसे मैंने आपको बताया एक जनरल लेजर जो होता है, वैसे ही यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा टाइप बना रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे कैश सेल्स आ गई 140, ठीक है, यहाँ पे कैश सेल करा तो बैंक में पैसा आ रहा है, कैश सेल्स करे यहाँ पे 140 आ गए तो कैश भी बढ़ गया और यहाँ पे हमारा बैंक भी बढ़ गया। ओके, तो इसके बाद ये सब आपको दिखा रखा है एक थोड़ा-सा दिखाने के लिए कि बैंक अकाउंट में आप कैसे-कैसे अगर कोई भी पैसा आ रहा है तो उसको कैसे दिखा रहे हो। एस ब्लैक डिटेल्स क्या है, एस ब्लैक जो भी मतलब ये ट्रांज़ैक्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ओके। और अगर हमने पेमेंट करी है बैंक अकाउंट से तो ये सब चीज़ें दिखा देगा। मतलब बेसिकली कहने की बात ये है कि जो भी हम बैंक अकाउंट से काम कर रहे हैं, वो सब हमारे इस अकाउंट में शो कर देंगे कि क्या चीज़ हम दे रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे। और आपको पता है कि हर चीज़ का डबल इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर एक चीज़ का एक जगह पे जैसे यहाँ पे बैंक पे इम्पैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कैश पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। यहाँ पे अगर बैंक पे पड़ रहा है तो यहाँ पे रिसीवेबल पे पड़ रहा है। डिपेंड करता है कि हर एक चीज़ का 2 जगह पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही है, 2 से ज़्यादा भी पड़ सकता है कोई-कोई चीज़ों में, लेकिन 2 जगह तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं पे सेम यहाँ पे पेमेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट, अगर हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी है तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि जो-जो आपने पेमेंट करी है यहाँ से बैंक दिखा रहा है, देखो यहाँ पे बैंक दिखा रहा है, यहाँ पे वेजेस दिखा रहा है। आप लोगों ने वेजेस वगैरह पे करी होगी तो यहाँ पे बैंक कम हो रहा है, वेजेस बढ़ रही हैं, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं, आप पेमेंट करोगे तो उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन, और रिसीव करोगे तो उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखो जो लिखा है डिस्काउंट कॉलम इज अ मेमोरेंडम दैट इज द एंट्री इन द कैश बुक इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री, द डबल एंट्री इज रिकॉर्डेड पेबल कंट्रोल अकाउंट्स। यही जो यहाँ पे आपको मतलब डिस्काउंट के बारे में बता रखे, देखो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीप्ट भी दे रखा है। अगर आप कोई सामान बेचते हो या खरीदते हो, मान लो आप लोग सामान खरीद रहे हो, आपको वो सामान 100 रुपये का था, 95 रुपीज़ में पड़ रहा है, ठीक है, 5 रुपये का जो है आपको वो डिस्काउंट मिल गया, ये सब चीज़ें, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्काउंट्स भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, यानी कि अगर आप डिस्काउंट में देखो तो एक ट्रेड और बल्क डिस्काउंट होता है। इसका मतलब अगर आप बहुत सारा सामान जो है कोई भी मान लो रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी मैं कंपनी में खरीदना चाहता हूँ, उसको मैं बल्क में खरीद रहा हूँ। मैं मान लो एकदम 10,000 क्वांटिटी में मैंने कोई चीज़ खरीद ली, वो मैं क्या करूँगा, एक साथ ही मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया, उस पे डिस्काउंट मिल सकता है। रिड्यूसेस कॉस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इसका मतलब यही है कि ये जो ट्रेड और बल्क डिस्काउंट है, ये जो है हमारी कॉस्ट को कम करता है। मान लो 10,000 मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो थी वो ₹1 थी, तो 10,000 यूनिट्स खरीदूंगा तो मेरे को 10,000 लगते। लेकिन मेरे को उसने क्या करा, ₹1,000 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूनिट में खरीद रहा हूँ, तो अब वो मेरे को पड़ेगी ₹9,000 की चीज़, ठीक है। तो 1,000 का मेरे को फ़र्क आ गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा कहीं भी जगह। अगर मैंने कोई सामान खरीदा है तो उसकी एंट्री जो है उसमें अमाउंट में ये लिखूँगा 9,000, ना कि 10,000, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट मिला है। लेकिन ये डिस्काउंट मैं कहीं दिखाऊँगा नहीं। वहीं पे सेटलमेंट और कैश डिस्काउंट भी आता है। मान लो कि आप लोगों ने वही सेम, मान लो कि आपने 10,000 की कोई चीज़ खरीद रही है और आप उसको कैश में अभी पे कर दे रहे हो, क्रेडिट में सामान नहीं खरीद रहे, अभी पे कर दिया। तो क्या कहेगा, चलो भाई एक बंदा एक ही अभी के अभी पे कर रहा है, तो एक काम करो, तुम 9500 पे कर दो, तुम्हें ₹500 का हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि तुम अभी हमें पेमेंट कर रहे हो। तो इसके अंदर भी प्रॉम्प्ट पेमेंट आती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेरिएबल कंसिडरेशन। और ये जो कैश डिस्काउंट है ना, ये भी जो है आप इसको रिकॉर्ड करोगे, फिर इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड आता है और एक वेरिएबल कंसिडरेशन आती है। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, ये आपकी इनकम होती है और इससे प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे कि ये ₹500 है, यहाँ पे ₹500 का आपको फ़ायदा मिल रहा है ना, क्योंकि 9500 की चीज़ मिल गई, तो ये आपकी इनकम की तरह है और इससे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। एक वेरिएबल कंसिडरेशन होता है, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होता है और प्रॉफिट जो है वो आप लोगों का कम हो जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के ज़रिए। प्रॉम्प्ट पेमेंट यही हो गया कि आप धीरे पे कर, और उसके बाद वेरिएबल कंसिडरेशन में आप ये भी मान सकते हो कि जैसे लाइक आपको ना कोई उन्होंने टाइम दे रखा है कि आपको जो है आपको 2 महीने का टाइम है, ठीक है? आपको जैसे मान लो 10,000 देने हैं और आपको 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर-अंदर दोगे तो आपको हम 9500 का सामान देंगे। नहीं दोगे तो आपको फिर 10,000 का सामान जो है वो 10,000 में लेना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है, अगर नहीं मिलता तो फिर आपने पहले देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे, लेकिन तुम मानोगे कि चलो 9500 की चीज़ मिल रही है, लेकिन फिर बाद में तुम्हें वो 10,000 वाली सामान ही मिल रहा है। तो इससे जो आपका वो रेवेन्यू है वो भी कम रहेगा और प्रॉफिट भी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि लाइक होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट फॉर पेमेंट टू अ सप्लायर बिफोर अ स्टेटेड डेट, वही कैश डिस्काउंट है जो है। मान लो आपको कहा कि 1 मार्च तक आपने पे करना है और आप लोगों ने 1 फ़ेब को ही पे कर दिया, बहुत जल्दी पे कर दिया, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता है सप्लायर। और इसका बुक कीपिंग पे इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, परचेज आर डेबिटेड विद द फुल इनवॉइस, मतलब जितने का परचेज था उतने से ही जो है वो उसको डेबिट कर देंगे। और ऑन पेमेंट टू द सप्लायर द डिफरेंस बिटवीन, जो भी मतलब आपका क्या देखो, मान के चलो कि आपने ₹100 का जो था वो आपको पेमेंट करनी थी, तो ₹100 में ही आपके परचेज वो हो गए। लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, मान लो आप कर रहे हो 90 रुपीज़, ठीक है? तो बाकी जो भी ₹10 बच रहे हैं ना, आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो आप इसको डिस्काउंट रिसीव्ड की तरीके से ट्रीट कर सकते हो। तो ये बता रहे, जैसे पेबल को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे जैसे इन्होंने 95 का एग्जांपल लिया, मैंने 90 का लिया है और वो क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव। ओके। और इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आपस में बातचीत वगैरह कर ली, अरे भाई है यार, तू तो तेरे से मैं सामान लेता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत पैसा कम कर दे यार, ठीक है? तो फेवरेबल प्राइस फॉर पीपल इन द सेम ट्रेड, तो इन्होंने इसमें क्या करेंगे, सेल्स और परचेज रिकॉर्डेड ट्रेड प्राइस, मतलब मान लो ₹500 का सामान था, ठीक है? ₹500 का सामान था, थोड़ा डिस्काउंट विस्काउंट करा करा के वो बंदा आ गया ₹480 पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने सेल्स करी है या फिर मैंने परचेज़ किया है, तो मैं परचेज़ को डेबिट कर दूँगा और फिर मेरा क्रेडिट जो है कैश वगैरह जाएगा, तो मैं उसको अमाउंट सीधा 480 से ही लिखूँगा। ओके। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो वेरिएबल कंसिडरेशन, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बताया था, अब इसके बाद अच्छे से जाने तो वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो क्या होता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर मस्ट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट विल बी रिसीवेबल। जब गुड हम सेल करते हैं तो हमें मतलब पहले ही सोच के रखना चाहिए कि हमें कितना पैसा आएगा रिसीवेबल से, ठीक है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज डिडक्ट इन अराइविंग एट द प्राइस टू बी इनवॉइस्ड इफ अर्ली सेटलमेंट टर्म्स आर डिफर्ड टू द कस्टमर द सेलर मस्ट एस्टिमेट वेदर नॉट इट इज, मतलब वही है। देखो मैंने आपको क्या सीन बताया था कि अब मेरे को लेने हैं मान लो $1,000 मेरे को लेने हैं एक बंदे से 2-3 महीने बाद, ठीक है? तो उसके बाद उसको देखना चाहिए कि वो 3 महीने में पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं। जैसे मान लो इफ इट इज़ प्रोबेबल दैट अर्ली सेटलमेंट विल बी मेड बाय द कस्टमर, मान लो 3 महीने हैं और 3 महीने से पहले-पहले ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ये कस्टमर अच्छा है, मतलब पैसा-वैसा भी इसकी कंपनी भी अच्छी चल रही है, वो मेरे को पेमेंट कर देगा। तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो है आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। जैसे कोई ₹1000 की चीज़ है, मैं एक बंदे को बेच रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये 3 महीने के अंदर-अंदर तो पे कर देगा। तो मतलब वो 950 से कर लेगा, बाकी जो ₹50 है वो डिस्काउंट रिसीट की तरह से
ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोबेबल है कि वो कस्टमर पे नहीं करेगा तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो 1000 रुपये की चीज़ है वो 1000 रुपये में दिखानी चाहिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहा है, बिजनेस ऑल गुड्स टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एट 240 का जो है वो सामान बेचा। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो था वो 4% था, कस्टमर को विद इन 7 डेज, अगर 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा। द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज, तो एक एडवांटेज लेगा। तो देखो अगर उसको 4% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप 214 टू 96% कर रहे हो, वो आपको कैलकुलेशन आपको पता ही होगी आई होप। तो 230.40 आ रहा है। इफ द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर, द रेवेन्यू देखो यहाँ पे एक जो कंपनी है वो 240 रुपये का सामान बेच रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर फ़ायदा उठा लेने वाला है, तो हम 230.40 से कर देंगे। सोल्ड किए हैं गुड, तो हमारी सेल जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए, कैश आना चाहिए। कैश कितने का आएगा आपके पास? 230, और सेल्स आपने कितनी करी है? 240 की। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो आप लोग जो है वो क्या कर रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, जितना भी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा। वहीं पे जिस बंदे को डिस्काउंट मिल रहा है उसको क्या होगा भाई? उसके पास जो है वो सामान खरीद रहा है तो परचेजेस आ जाएगा उसके लिए, परचेजेस उसके लिए डेबिट हो जाएगा। कितने का सामान खरीदा है? 240 का, और उसके जो है कैश कितना देना पड़ रहा है? 230 का, और बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो उसके लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि वो कैश पेमेंट कर देगा तो ये उसकी डिस्काउंट रिसीव होगा। ये सब बेसिक बेसिक एंट्रीज हैं, ये आई होप आप लोगों को पता होंगी। बाकी आपको ये याद रखना है कि कस्टमर क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, कि अगर वो पेमेंट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। कर सकता है तो डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे, नहीं कर सकता तो जितना अमाउंट है उसी पे ही एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद सेल्स टैक्स, थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक। सेल्स टैक्स के अंदर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर टैक्स आता है, प्राइस स्ट्रक्चर और सेल्स टैक्स अकाउंटिंग आती है। देखो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर टैक्स तो नॉर्मल हो गया कि जैसे आप जो भी गुड्स और सर्विसेज वगैरह खरीद रहे हो उस पे जो भी आप कंज्यूमर के हैसियत से जो भी टैक्स वगैरह पे कर रहे हो, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर टैक्स। प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर नेट, देखो ग्रॉस ग्रॉस चीज़ का मतलब क्या होगा? ग्रॉस टैक्स कितना लगने वाला है, जितना आपके पास नेट टैक्स आ रहा है कि हाँ इतना टैक्स देना है, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, उन दोनों का ऐड करो। वो टैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस हिसाब से क्वेश्चन है, किस हिसाब से जो कंट्री का टैक्स रेट चल रहा है उस हिसाब से आप जो नेट टैक्स लोगे और वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लोगे तो ग्रॉस टैक्स उतना आ जाएगा। उसके बाद एक होता है सेल्स टैक्स अकाउंटिंग, क्या क्या होती है? आउटपुट और इनपुट होता है, ये सेल्स के लिए लगता है, ये परचेज के लिए लगता है। पेमेंट या फिर रिफंड हो सकती है, या फिर लाइबिलिटी और एसेट हो सकता है कि मान लो आपको बाद में अगर पेमेंट करनी है या फिर जो है वो रिफंड लेना है, पेमेंट करोगे तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, रिफंड टैक्स होने वाला होगा तो आपके लिए एसेट बन जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्वेश्चन की बेसिस पे कि मान लो आपके पास अभी 100 रुपये की जो है वो पेमेंट करने के लिए आ गई, तो ये पेमेंट जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का अमाउंट क्या होता है? क्रेडिट, तो वो आपका सेल्स टैक्स क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन एक जो है वो रिफंड में आ रखा है कि आपको 50 रुपये टैक्स के रिफंड मिलने वाले हैं, तो वो रिफंड का जो होता है वो एसिड बैलेंस होता है, एसिड का होता है डेबिट, तो वो डेबिट कर दोगे आप टैक्स। डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलें तो सेल्स टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वे। सेल्स टैक्स का मतलब ही क्या हो गया कि गुड्स और सर्विसेज की जब सेल करेंगे तब टैक्स लगेगा। परसेंटेज ऐड ऑन द प्री टैक्स सेलिंग प्राइस, जो भी मतलब जैसे मान लो पहले सेलिंग प्राइस था 50 रुपीज़, इस पे 10% का मैं टैक्स लगाऊंगा, यानी कि 5 रुपये का, तो 55 रुपीज़ की सामान बन गई, तो अब ये मेरा टोटल है, इस पे मैं सामान बेच रहा हूँ। द रेट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वही कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है, बट द स्टैंडर्ड रेट यूके के अंदर, क्योंकि हम एसी से यूके का है तो यूके में 20% चलता है। प्लीज़ बी अवेयर दैट एसीसी कुड आस्क क्वेश्चन यूजिंग एनी रेट, कोई भी क्वेश्चन से आ सकता है, ये मत समझना भाई 20% से आएगा, ओके। तो जिस भी हिसाब से आएगा उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी रेट्स आपको देंगे। द बिजनेस मेयरली कलेक्ट सेल्स टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज, एट नो टाइम डज द सेल्स टैक्स बिलोंग टू द बिजनेस, एट रेगुलर इंटरवल द बिजनेस हैज पे सेल्स टैक्स टू और हैज सेल्स टैक्स रीपेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। मतलब वो ये है कि आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, ये नहीं है कि अपने आप ही पेमेंट वगैरह हो जाएगी। प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द नेट ऑफ सेल्स टैक्स फिगर्स, तो प्रॉफिट उस हिसाब से आता है। मान लो आप लोगों ने 5,000 रुपये की जो है वो सेल्स फेल्स कर रखी है, लेकिन उस पर टैक्स भी तो देना है। टैक्स आपने मान लिया 1,000 रुपये का टैक्स दिया, तो ये 4,000 रुपये है ना, ये प्रॉफिट माना जाएगा, ना कि ये 5,000 रुपये, ठीक है। तो आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद टैक्स देते हो, फिर जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो मेन होता है कि जो आपका प्रॉफिट माना जाता है, ओके। और इसके बाद अगर मान लो एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एज्यूमिंग की सेल्स टैक्स जो है वो 20% होगा, यहाँ पे आप देखो एक एक्सक्लूसिव टैक्स आ जाएगा, एक आ जाएगा इंक्लूसिव टैक्स। इंक्लूसिव का मतलब होता है ग्रोस, कि इसमें जो है वो टैक्स जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, जो भी हमने नेट और वेट पढ़ा, ठीक है। तो वो ग्रोस हो गया, और नेट हो गया जिसमें एक्सक्लूसिव रहता है सेल्स टैक्स, जो है हम उसको एक्सक्लूड करके लेते हैं। तो इसमें सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन निकालो, तो जो भी आपका नेट अमाउंट आ रहा है उसको मान लो 20% आपका टैक्स रेट है, मान लो यहाँ पे 10,000 रुपये है, इस पर मैं एक्सक्लूसिव टैक्स पे निकाल रहा हूँ, तो 10,000 इंटू 20% अगर मेरा है तो 20/120 कर दूंगा, ओके। सो इससे मेरा जो है एक्सक्लूसिव फिगर आ जाएगी। तो अगर
अगर मेरे को ग्रॉस फिगर करनी है तो जितना भी मेरा ग्रॉस निकालने के लिए जो भी मेरी नेट फिगर होगी इंटू 120% में कर दूंगा। 120% का मतलब अगर आपको देखना हो तो 120/100 ये आपका हो गया ग्रॉस निकालने के लिए। बेसिकली आपको निकालना क्या है, एक्सक्लूसिव। अगर सेल्स एक्सक्लूसिव की टैक्स है तो आपको नेट अमाउंट जो भी होगा इंटू 20/120। वहीं अगर आपको ग्रॉस के लिए निकालना है तो जो भी आपका ग्रॉस अमाउंट है इंटू 20/120। यहाँ पे ग्रॉस और ये नेट वगैरह क्या है, ये जो है वो क्वेश्चन करने से ज़्यादा समझ में आने वाला है। बाकी यहाँ पे वन शॉट है, तो यहाँ पे जो जो मेन बेसिक बेसिक चीज़ें ना कि हाँ एक्सक्लूसिव में किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे किससे डिवाइड कर रहा है, वो समझ में आना है, ठीक है। बाकी आपको मैंने आपको यही बताया कि हम मेन थ्योरी पे कवर करने वाले हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है तो वो आप बाकी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप समझ सकते हो। कि तो यहाँ पे बेसिक पर्पस यही है कि आपको जो सब कुछ पता है बस रिवीजन करनी है, ओके। क्रेडिट सेल्स एंड सेल्स टैक्स के बारे में बात करें तो स्टेप 1 क्या होता है, डबल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर अ क्रेडिट सेल एंड सेल्स टैक्स। देखो आप लोगों ने कोई भी अमाउंट सेल करा तो सबसे पहले रिसीवेबल आई, तो ये भी जो है वो क्रेडिट पे होगा। ये बात याद रखना, टैक्स हमेशा अगर कैश पे दोगे तो कैसे, यहाँ पे सेल्स लगोगे ना, यहाँ पे आपने क्रेडिट में पेमेंट किया, रिसीवेबल मतलब डेटर, पैसा आने वाला है, सेल करी। मान लो 100 रुपये का मैंने सेल जो थी करी है, और यहाँ पे 100 रुपये में से 90 रुपये की तो सेल थी और 10 रुपये मेरा टैक्स लग रहा था, तो ये मेरी एंट्री हो गई। इसके बाद स्टेप 2 में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन द कस्टमर पेज अ डेट द टोटल इनवॉइस अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट द सेल्स टैक्स अकाउंट इज। इसमें सेल्स टैक्स अकाउंट का कोई भी जो है वो नहीं आएगा। 100 रुपये का अगर हमारा रिसीवेबल बना था तो 100 रुपये जो है वो हमारे पास आ गए। हमारा ये हालांकि ये था कि 90 रुपये की सेल्स थी और 10 रुपये का वो था, लेकिन हमें रिसीव कितने होंगे, पूरे 100, जो कि बैंक के अंदर जाएंगे, और रिसीवेबल भी जो है वो क्रेडिट होगा 100 रुपये से। अगर हम क्रेडिट परचेज और सेल्स टैक्स की बात करें तो इसमें स्टेप 1 क्या होने वाला है, द डबल एंट्री। आप लोगों ने कुछ परचेज किया, ओके, और क्रेडिट देखो आप लोग मान लो कोई भी सामान परचेज कर रहे हो, वो हो गया 50 रुपये का, और 60 रुपये का जो है आपने सामान परचेज करा, उसमें से 50 रुपये के तो परचेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत परचेज और सेल्स टैक्स भी तो लगेगा ना भाई। 60 रुपये का अगर आप सामान खरीदो तो उसमें 50 रुपये का सामान है, 10 रुपये का आपका वो टैक्स लग रहा है, तो वो आपको डेबिट कर दोगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, व्हेन द बिजनेस पेज अ डेट टू द सप्लायर। अगर जब मतलब डेट पे कर दिया तो वही जैसे वहाँ पे सेल्स का था, तो यहाँ पे 60 का 60 आप पे कर देने हो, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर था, और ये सेल्स टैक्स अकाउंट है। यहाँ पे देखो एक बैलेंस पीडी यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। अमाउंट अगर आपका कोई ड्यू है, आपको पे करना है आने वाले टाइम में, तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे जाती है, ओके। और अगर आपका रिफंड ड्यू है तो रिफंड ड्यू यानी कि एसिड, तो एसिड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में आता है, तो आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद कोई भी रिफंड रिसीव करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट है, इनकम रिसीव होती है तो आपकी क्रेडिट में जाती है। वैसे ही सेल्स है, देखो सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस सेल्स करोगे तो वहीं पे क्रेडिट बैलेंस जो है वो बढ़ने वाला है। जैसे ही यहाँ पे परचेज हो गए तो परचेज का होता है डेबिट, या फिर एक्सपेंसेस हो गए वो बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट में आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सेल्स टैक्स अकाउंट होता है, इसको एक बार पढ़ लेना और आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। फिर वही जो भी बैलेंस बी के हिसाब से बैलेंस सी आ जाएगा आपको, यहाँ पे ये देख लो, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो बाद में जाके जैसे क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। और इसी के साथ आई गेस अपना चैप्टर जो है वो यस कंप्लीट हो गया। गाइस देखो मैंने जो है वो फास्ट फास्ट पढ़ाने का थोड़ा कोशिश किया है, रिवीजन कराने की कोशिश करी है। जो आपको देखो थोड़ा मैं भी मान सकता हूँ कि हाँ बहुत जल्दी पढ़ाया तो कुछ समझ में ना आया, तो आप उसको रिवाइंड करके वापस देखना, समझ में ज़रूर आ जाएगा। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और आप रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो बाय बाय।